नमस्कार। हिंदी साहित्य में एक दौर था बड़ा ही आकर्षक पर उतना ही रहस्यमयी। जी हाँ, बात हो रही है छायावाद की। और देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये विषय समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर छायावाद की इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस दौर में जिसने बड़े बड़े विद्वानों को दशकों तक बहस करने पर मजबूर कर दिया। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इसके नाम और समय को लेकर जो बहस है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया। इसके बाद इसके डीएनए यानी कि इसकी मुख्य विशेषताओं को समझेंगे। फिर मिलेंगे इसके चार महारथियों से और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद जरूरी तथ्य रिवाइज करेंगे। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है दो सबसे बुनियादी सवालों से। इस दौर को क्या कहा जाए और ये असल में कब से कब तक था? देखिए, किसी भी साहित्यिक युग को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इसी उथल-पुथल वाले माहौल ने, इसी बेचैनी ने छायावादी कविता की आत्मा को घड़ा है। अब एक बड़ी मजेदार बात आती है यहाँ पर। क्या इसे छायावाद ही कहना ठीक है? देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह का तो मानना था कि नहीं, इसे कहना चाहिए स्वच्छंदतावाद, मतलब एक तरह का भारतीय रोमांटिसिज्म। और उनका तर्क भी बड़ा मजबूत था। वो कहते थे कि ऐसा करने से यह आंदोलन सिर्फ भारत का नहीं रह जाएगा, बल्कि दुनिया भर के जो दूसरे साहित्यिक आंदोलन हैं उनसे भी जुड़ जाएगा। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस मायावी आंदोलन को अपने अपने शब्दों में कैसे पकड़ने की कोशिश की। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बस छायावाद भी एक रिएक्शन ही था। किसके खिलाफ? अपने से ठीक पहले के द्विवेदी युग के खिलाफ। उस दौर में कविता ज्यादातर बाहरी दुनिया का वर्णन करती थी, बिल्कुल सीधी सपाट और उपदेश देने वाली होती थी। छायावाद ने आकर कहा, नहीं, अब हम मन की बात करेंगे, अब भावनाओं की गहराई में उतरा जाएगा। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे दो तरह से देखा। उन्होंने कहा कि छायावाद एक तो लिखने का एक खास अंदाज है, एक स्टाइल है, और दूसरा इसके अंदर एक रहस्यवाद भी है, आत्मा परमात्मा की बातें हैं। और इसी रहस्यवाद को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और भी खूबसूरती से समझाया। उनकी परिभाषा देखिए कितनी काव्यात्मक है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है, तब छायावाद बनता है। और अब आती है वो परिभाषा जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, डॉक्टर नगेंद्र की। उन्होंने बस कुछ ही शब्दों में जैसे सब कुछ कह दिया। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, मतलब बाहरी मोटी मोटी बातों के खिलाफ अंदर की कोमल गहरी भावनाओं का विद्रोह। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को ये आत्मा परमात्मा वाली बात ज्यादा नहीं जमी। उन्होंने कहा, अरे नहीं, ये तो असल में समाज में हो रहा एक बदलाव था। ये उस समय के मिडिल क्लास का, यानी मध्यवर्ग का खोखले नैतिक नियमों और पुराने सामंती बंधनों के खिलाफ एक विद्रोह था। तो इतने सारे नजरिए हमने देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि किसी कविता को देखकर पहचाना कैसे जाए कि ये छायावादी है या नहीं। तो चलिए अब जरा इसके डीएनए को डिकोड करते हैं। तो ये हैं वो खास बातें। अब कविता सिर्फ समाज के लिए नहीं थी, वो कवि के अपने मन की बात थी। प्रकृति अब सिर्फ प्रकृति नहीं थी, उसमें इंसान की भावनाएं थीं, और दुख और दर्द को भी बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया गया। ये सब एक बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे एक सबसे बड़ा और मजेदार बदलाव था प्रकृति को देखने का नजरिया। अब कवि सिर्फ ये नहीं कहता था कि फूल सुंदर हैं, नहीं, वो फूलों से बातें करता था, बादलों को अपना संदेशवाहक बनाता था और शाम को एक उदास प्रेमिका की तरह दिखाता था। इसी को कहते हैं मानवीकरण। तो कविता की इस नई और शक्तिशाली शैली को चार बड़े नामों ने आसमान तक पहुंचाया। इन्हें ही छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। ये चार नाम एकदम रट लीजिए: प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। यही हैं छायावाद के चार स्तंभ, जिन्होंने अपनी रचनाओं से इस दौर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए अब जरा फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहला और जरूरी सवाल, छायावाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने और कब किया? तो इसका जवाब है मुकुटधर पांड्ये ने। साल था 1920 और पत्रिका का नाम था श्री शारदा। अच्छा, दूसरा फैक्ट,
त्रयी या ट्रयाड के बारे में सवाल जरूर आता है। तो छायावाद में ना दो त्रयी हैं, बृहत्त्रयी यानी कि बड़ी वाली, जिसमें आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, और दूसरी है लघुत्रयी, छोटी त्रयी। इसमें शामिल हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तीसरा फैक्ट, अगर पूछा जाए कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, तो जवाब है जयशंकर प्रसाद की झरना, और इसे छायावाद की पहली प्रयोगशाला भी कहा गया है। और ये चौथा फैक्ट तो बहुत ही जरूरी है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की जो भूमिका है, उसे छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र माना जाता है। और उन्हीं की एक और रचना है युगांत, जिसे इस युग के अंत की घोषणा माना जाता है। तो कुल मिलाकर छायावाद सिर्फ एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था। ये अपने मैं को, अपनी भावनाओं को, प्रकृति को और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक गहरी यात्रा थी। ये आधुनिक भारतीय मन की उस खोज का प्रतीक है जो असल में आज भी कहीं न कहीं जारी है।